बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ असदुर्रहमान एंड वी आर स्टडिंग अबाउट द चैप्टर नंबर 5 डेट इज़ फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर। हमने इस चैप्टर को अच्छे तरीके से डिटेल से स्टडी कर लिया। अब हम गवर्नमेंट के स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो जो टॉपिक जो हैं सिलेबस में इंक्लूड हैं, सिर्फ हम उसे क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में आपने बॉयल्स लॉ को क्या किया था, रिवाइज किया था। तो आज आपने इस लेक्चर में आपने चार्ल्स लॉ को क्या करना है, याद करना है, ठीक है। और उसके साथ हम एक्सरसाइज को भी क्या कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे। तो आज एक्सरसाइज में से हम क्या सॉल्व करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आज हम शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे कि आपके कौन कौन से इंक्लूड हैं। तो आपने नेक्स्ट टाइम चार्ल्स लॉ को याद करना है और शॉर्ट क्वेश्चन को क्या करना है, याद करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं आपकी एक्सरसाइज में से, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7। ये सिर्फ 4 शॉर्ट क्वेश्चन शामिल हैं। आपने सारे शॉर्ट क्वेश्चन याद नहीं करने, उसमें से सिर्फ 4 शॉर्ट क्वेश्चन क्या करने हैं, याद करने हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन में कौन से हैं, आपके 1 से लेकर 4 तक आपकी एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन शामिल हैं। यहाँ तक क्लियर। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन को। तो एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है, अब इसमें देखें वो क्या क्वेश्चन कर रहे हैं कि वाई आर द डेंसिटीज ऑफ गैसेस लोअर देन दैट ऑफ लिक्विड्स। कह रहे हैं कि अगर हम गैसेस को लें तो गैसेस की जो डेंसिटी होती है वो लिक्विड्स की निस्बत कम होती है। तो क्यों होती है, आपने उसकी रीज़न बतानी है। आप इस चैप्टर में तकरीबन 2 से 3 दफ़ा इसको अच्छे तरीके से इस बात को पढ़ चुके हैं कि क्यों गैस की डेंसिटी कम होती है और लिक्विड और सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है, हमारे पास से ज़्यादा होती है। तो अब ज़रा देखते हैं आप। सबसे पहले डेंसिटी, आपने कहा था डेंसिटी क्या होती है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज ए डेंसिटी। तो आपने डेंसिटी के लिए फार्मूला देखा था कि डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। आपने कहा था कि डेंसिटी और वॉल्यूम के दरमियान कौन सा रिलेशन होता है, इनवर्स। जितना वॉल्यूम ज़्यादा होगा डेंसिटी उतनी क्या होगी, हमारे पास है, कम होगी, ठीक है। अब देखिए जब हम लिक्विड और गैस को लेते हैं तो आपने देखा था कि गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज़्यादा क्या होती है, वीक होती है। जब वीक होंगी तो मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, जितना मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा जगह को ऑक्यूपाई करेंगे, वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। बात समझ आ गई। चले जबकि लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स गैस की निस्बत क्या होती है, स्ट्रांग होती है। अब स्ट्रांग होने की वजह से उसके मॉलिक्यूल जो है वो गैस की निस्बत क्या होंगे, करीब करीब होंगे। जितना करीब होंगे वो कम जगह घेरेंगे और जितना वॉल्यूम कम घेरेंगे उतनी डेंसिटी क्या होगी, हमारे पास से ज़्यादा होगी। बात समझ आ गई। तो अब आप देख सकते हैं क्योंकि गैस जो है वो बहुत ज़्यादा जगह को क्या करती है, ऑक्यूपाई करती है। जब उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, जब वॉल्यूम ज़्यादा होता है इस वजह से गैस की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। बात समझ आ गई। जबकि लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से मॉलिक्यूल करीब करीब होते हैं तो वो गैस की निस्बत कम जगह घेरते हैं। तो कम जगह घेरेंगे तो वॉल्यूम कम होगा, जब वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी उतनी क्या होगी, हमारे पास से ज़्यादा होगी। आंसर समझ आ गई। तो चलिए देखिए, गैस हैज़ लोअर डेंसिटी देन डेंसिटीज ऑफ लिक्विड्स। जो गैसेज हैं उनकी जो डेंसिटी होती है वो लिक्विड की निस्बत कम होती है। तो क्यों होती है, उसका आंसर देखने लगे हैं। इट इज़ ड्यू टू द लाइटर मैस, कि जो गैसेज हैं उनका जो मैस होता है वो क्या होता है, लाइटर होता है। किसकी निस्बत है, लिक्विड के मॉलिक्यूल की निस्बत। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट होते हैं, पहली रीजन होगी लाइटर मैस। एंड मोर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल, कि गैस के मॉलिक्यूल लिक्विड की निस्बत बहुत ज़्यादा जगह को घेरते हैं और जितना वॉल्यूम ज़्यादा होता है डेंसिटी उतनी क्या होती है, कम होती है। बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। एनदर रीज़न, एक और रीज़न भी है फॉर द लोअर डेंसिटी ऑफ गैसेज, कि गैस की डेंसिटी की लो होने की वजह क्या है, कि नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अमंग द गैस मॉलिक्यूल, कि जब गैस के मॉलिक्यूल को लेते हैं तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज़्यादा क्या होती है, वीक होती है। तो वीक होने की वजह से गैस के मॉलिक्यूल लिक्विड की निस्बत बहुत दूर दूर होंगे, वो ज़्यादा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेंगे। जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई ज़्यादा करेंगे तो जितना वॉल्यूम ज़्यादा होगा उतनी डेंसिटी क्या होगी, हमारे पास से कम होगी। तो इस वजह से गैस की डेंसिटी लिक्विड की निस्बत क्या होती है, कम होती है। पहला आंसर क्लियर। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय अवेपोरेशन। आप अवेपोरेशन से क्या मुराद लेते हैं, ठीक है। पहला हिस्सा हो गया।
हाउ इट इज़ अफेक्टेड बाय द सरफेस एरिया, और एवेपरेशन जो लिक्विड की एवेपरेशन है वो सरफेस एरिया से कैसे अफेक्टेड होता है, आपने इस बात को भी क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, इस फैक्टर को भी क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब ये टॉपिक भी आप अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। आपने पढ़ा था व्हाट इज एवेपरेशन, एवेपरेशन क्या है, आपने कहा था कि वो प्रोसेस जिसमें आपकी जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस फेज में, तो उस पूरे प्रोसेस को नाम क्या देते हैं, एवेपोरेशन। आप देखते हैं घर में किसी बर्तन में पानी लेकर उसे गर्म करते हैं, जब गर्म करते हैं तो गर्म करने पर आप देखते हैं कि लिक्विड के ऊपर से आपको वेपर्स बनते नजर आते हैं। तो आप देखते हैं कि जब आप उसे गर्म करते हैं तो गर्म करने पर उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है, और वीक होने पर वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़कर वो लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस में कन्वर्ट होते हैं, और वो वेपर्स फॉर्म में एयर में क्या करते जाते हैं, एस्केप करते जाते हैं। तो अब एवेपरेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू गैस फेज इज कॉल्ड एवेपोरेशन। वो अमल जिसमें आपका लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, गैस फेज में, तो उस प्रोसेस को नाम क्या देते हैं, एवेपोरेशन। तो व्हाट डू यू मीन बाय एवेपोरेशन का क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसके साथ में एग्जांपल, अगर आप 1 मोल वाटर को लेते हैं तो 1 मोल वाटर को लिक्विड से वेपर में गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको कितनी एनर्जी देना पड़ती है, तो 1 मोल ऑफ वाटर इन लिक्विड स्टेट इज कन्वर्टेड इनटू वेपर फॉर्म, इट रिक्वायर 40.7 किलो जूल ऑफ एनर्जी। आपको कितनी एनर्जी देना पड़ेगी, 40.7 किलो जूल ऑफ एनर्जी। अब इतनी एनर्जी देंगे तब कहीं जाकर आपके पानी के मॉलिक्यूल लिक्विड से किस में कन्वर्ट होंगे, गैस में। जब वो लिक्विड से किस में कन्वर्ट होंगे, गैस में, तो वो प्रोसेस जिसमें आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को नाम क्या देते हैं, एवेपोरेशन। यहाँ तक क्लियर। तो ये आपने अच्छे तरीके से एग्जाम्पल भी पढ़ी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट, हाउ इट इज़ अफेक्टेड बाय सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया है वो एवेपोरेशन को के ऊपर कैसे असरअंदाज होता है, आप इस बात को भी फैक्टर्स के अंदर स्टडी कर चुके हैं। तो चलें देखें, आपने देखा था कि अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा और सरफेस एरिया क्या होगा, कम होगा, तो किस में एवेपोरेशन क्या होगी, फास्ट होगी। आपने देखा था कि जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा एट अ टाइम ज़्यादा से ज़्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल कहाँ पर आएंगे, सरफेस पे। जब जल्दी जल्दी मॉलिक्यूल ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस पे आएंगे तो जल्दी जल्दी वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़कर जल्दी जल्दी वो लिक्विड से किस में कन्वर्ट होंगे, गैस में। तो वहाँ पर एवेपोरेशन का प्रोसेस क्या होगा, फास्ट होगा। बात समझ आ गई। अगर सरफेस एरिया छोटा होगा तो फिर हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल बारी बारी आएंगे, फिर बारी बारी को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़कर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होंगे, फिर उसे टाइम लगेगा, आस्ता आस्ता होगा। इसका मतलब जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा एवेपोरेशन क्या होगी, फास्ट होगी, और जितना सरफेस एरिया कम होगा एवेपोरेशन क्या होगी, कम होगी। ये आपने डिटेल से क्या किया था, स्टडी किया था। ठीक है, मुख्तलिफ एग्जाम्पल की मदद से। तो अब आप देख सकते हैं कि एवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना, ये एवेपोरेशन सरफेस फिनोमिना, क्योंकि पहले लिक्विड के मॉलिक्यूल कहाँ पर आएंगे, सरफेस पे, और वहाँ से फिर वो क्या करेंगे, एवेपोरेट करेंगे, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होंगे। तो सरफेस फिनोमिना, ग्रेटर इज द सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा ग्रेटर विल बी द एवेपोरेशन, उसमें एवेपोरेशन भी उतनी ज़्यादा होगी। एंड वाइस वर्सा, इसका उलट, यानी स्मॉलर द सरफेस एरिया स्मॉलर विल बी द एवेपोरेशन। क्लियर। अब आपने एक एग्जाम्पल पढ़ी थी, आपने देखते हैं कि आप प्लेट के अंदर आपके जो बुजुर्ग हैं वो चाय को डालकर पीते हैं। ठीक है, और फिर आपने देखा था कि आप अगर कप के अंदर चाय लेते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी जो चाय है वो कप के अंदर क्या होती है, देर बाद ठंडी होती है, जबकि प्लेट के अंदर क्या होती है, जल्दी ठंडी हो जाती है। तो इसकी वजह क्या है, तो आपको पता है जितना एवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो एवेपोरेशन कूलिंग प्रोसेस है, तो वो उतना ज़्यादा क्या करेगा, कूलिंग काज करेगा। तो इस वजह से चाय को जल्दी ठंडा करने के लिए वो प्लेट के अंदर लेते हैं। फिर आपने ये एग्जाम्पल अच्छे तरीके से पढ़ी थी कि अगर हम प्लेट में लेते हैं तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर जो चाय डालेंगे उसमें से लिक्विड जल्दी जल्दी हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल एस्केप कर जाएंगे, पीछे लो काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल रह जाएंगे या एवरेज वाले। तो इस वजह से वहाँ का टेम्परेचर कम होने की वजह से आपकी चाय क्या होगी, जल्दी ठंडी हो जाएगी। जबकि कप के अंदर जो है सरफेस एरिया कम होने से मॉलिक्यूल हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल आस्ता आस्ता एस्केप करेंगे, आस्ता आस्ता एवेपोरेट करेंगे। तो जब आस्ता आस्ता करेंगे तो आपकी चाय जल्दी ठंडी नहीं होगी। इसका मतलब है कप के अंदर एवेपोरेशन का प्रोसेस स्लो, जबकि प्लेट के अंदर जो एवेपोरेशन का प्रोसेस है वो क्या होता है, हमारे पास फास्ट होता है। तो देखें आपने एग्जाम्पल ली थी, सम टाइम अ सॉसर इज यूज्ड, बाज़ का हम क्या करते हैं, सॉसर का इस्तेमाल करते हैं, प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। इफ़ टी इज़ टू बी कोल्ड क्विकली, जब हमने चाय को जल्दी ठंडा करना होता है। दिस इज़ बिकॉज एवेपोरेशन फ्रॉम द लार्जर सरफेस एरिया ऑफ सॉसर इज मोर देन डेट ऑफ दिस स्मॉलर सरफेस एरिया ऑफ टी कप। कहता है प्लेट में जो सरफेस एरिया होता है वहाँ से ज़्यादा जल्दी जल्दी हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल एवेपोरेट करते हैं, वहाँ पर एवेपोरेशन का प्रोसेस फास्ट होता है कप की निस्बत।
जब वहाँ पर हाई काइनेटिक एनर्जी मालिक्यूल कप की निस्बत जल्दी एस्केप कर जाएंगे, इस वजह से वहाँ पर आपकी चाय क्या होगी, जल्दी ठंडी हो जाएगी। क्लियर। तो अब आपके ये यहाँ पर दोनों हिस्सों का आंसर हो गया कि व्हाट डू यू मीन बाय एवेपोरेशन, या एवेपोरेशन से आप क्या मुराद लेते हैं, और ये सरफेस एरिया से कैसे इफेक्ट होता है, ये आपने पहली लाइन में एक्सप्लेन कर दिया और साथ में एग्जाम्पल भी ली। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन द टर्म एलोट्रॉपिक विद एग्जाम्पल। अभी आपने इस चैप्टर के सेकेंड लास्ट टॉपिक में यही बात पढ़ी थी कि व्हाट इज एलोट्रॉपी। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि डिफाइन एलोट्रॉपी, एलोट्रॉपी को डिफाइन करें किसकी मदद से, एग्जाम्पल्स की मदद से, यानी एक से ज़्यादा एग्जाम्पल देनी है। तो चलिए देखते हैं। अब आपने देखा था कि एलोट्रॉपी क्या होती है, आपने कहा था कि एलिमेंट का पाया जाना एक से ज़्यादा शक्लों में, ठीक है, और उनकी फिजिकल स्टेट का भी सेम होना, तो उस फिनोमेना को हम नाम क्या देते हैं, एलोट्रॉपी। ठीक है, तो देखें, द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का पाया जाना इन मोर देन वन फॉर्म, कि एलिमेंट का पाया जाना एक से ज़्यादा शक्लों में, इन सेम फिजिकल स्टेट, और उनकी फिजिकल स्टेट भी क्या होनी चाहिए, सेम, यानी अगर एक लिक्विड है तो दूसरा भी लिक्विड में, अगर एक गैस है तो दूसरा भी गैस में, तो इज कॉल्ड एलोट्रॉपी, तो उसको नाम क्या देते हैं, एलोट्रॉपी। अब आपने बेशुमार एग्जाम्पल पढ़ी थी, मैंने आपको कार्बन की भी दी थी, ऑक्सीजन की भी दी थी, सल्फर की भी दी थी। तो अब यहाँ पर मैंने 3 लिखी हुई है। तो सल्फर एग्जिस्ट इन 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म, आपने बुक पे देखा था कि आपकी सल्फर कितनी एलोट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, 2, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। अब आपने देखा था कि रोम्बिक में दोनों सल्फर के यहाँ पर देखें, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन रोम्बिक में इसकी अरेंजमेंट और थी और मोनोक्लिनिक में इसकी अरेंजमेंट क्या थी, और थी। तो अरेंजमेंट चेंज होने की वजह से आपकी सल्फर की ये 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं, एक है रोम्बिक और एक हमारे पास है मोनोक्लिनिक। दूसरी एग्जाम्पल आपने देखी थी, टिन हैज फॉर्मिंग 2 एलोट्रॉपी, टिन की कितनी एलोट्रॉपिक फॉर्म होती हैं, 2 होती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक है ग्रे टिन जो क्यूबिक फॉर्म में होती है, और एक होती है वाइट टिन, वाइट कलर की टिन जो हमारे पास क्या होती है, टेट्रागोनल अरेंजमेंट रखती है। अब आपने देखा था कि ग्रे टिन में ऐसी अरेंजमेंट थी, और जबकि हमारे पास है वाइट टिन में हमारे पास क्या थी, टेट्रागोनल थी। तो अब आप देख रहे हैं कि एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये भी सॉलिड में, ये भी सॉलिड में, तो ये हमारे पास क्या है, इनकी फिजिकल स्टेट भी सेम है, तो इस वजह से ये भी क्या हमारे पास एलोट्रॉपी की क्या एग्जाम्पल है। ठीक है, ऑक्सीजन हैज़ 2 एलोट्रॉपी, आपने पढ़ा था ऑक्सीजन की कितनी एलोट्रॉपी है, 2, एक है O2 ऑक्सीजन और दूसरी क्या हमारे पास है O3, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी डिफरेंट और अरेंजमेंट भी डिफरेंट, तो इस वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन की कितनी एलोट्रॉपिक फॉर्म है, 2 पाई जा रही है, O2 एंड O3। आपने कार्बन की भी देखी थी, तो आपको इससे 2 एग्जाम्पल इसके साथ क्या करने, मेंशन करने। आपने फास्फोरस की भी स्टडी की हुई है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, ये आपने पहले 3 क्वेश्चन जो देखे हैं ये अच्छे तरीके से चैप्टर के अंदर स्टडी किए हुए थे, मैंने सिर्फ थोड़ा थोड़ा उनके बारे में बताया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब 7 वाला, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। अब कह रहे हैं कि अगर हम एवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान रिलेशन को स्टडी करें, क्या उनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, क्या उनके दरमियान इन्वर्स रिलेशन है। जब हम उनके रिलेशन को स्टडी करते हैं तो क्या रिलेशन बनेगा, बात समझ आ गई। तो अब उनके दरमियान क्या रिलेशन होते हैं, तो पहले सिंपल सी बात सुन लें, जब भी एवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट को लें तो उनके दरमियान हमेशा रिलेशन कौन सा होता है, इन्वर्स होता है। ठीक है, अब एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, हमारे पास से कम होगी। अब इन्वर्स रिलेशन से यहाँ पर मुराद क्या है, कैसे इन्वर्स है वो देखते हैं। अब वो लिक्विड जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगी, तो वो स्ट्रांग होने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, अब बॉइलिंग पॉइंट हाई है तो इसका मतलब है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होने की वजह से वो थोड़े टेम्परेचर पर आसानी से एवेपोरेट नहीं कर पाएंगे, उसमें एवेपोरेशन का प्रोसेस क्या होगा, स्लो होगा। तो इसका मतलब है वो मॉलिक्यूल जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होती हैं, स्ट्रांग होने की वजह से उनमें जो एवेपोरेशन का प्रोसेस स्लो होता है और उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, अब इस बात को देखिए, तो देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन है, इनवर्स है, एक दूसरे के उलट है। ऑफ द लिक्विड इफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज हाई, अगर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा तो उसको अगर थोड़ा टेम्परेचर देंगे तो वो आसानी से एवेपोरेट नहीं करेगा, बल्कि आस्ते आस्ते इट एवेपोरेशन इज स्लो, उसकी एवेपोरेशन स्लो होगी। क्यों, बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर हाई, क्योंकि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होने से वो आसानी से एवेपोरेट नहीं कर रहा, आस्ता आस्ता कर रहा है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है। विच हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है लेकिन थोड़े टेम्परेचर पर वो एवेपोरेट जल्दी नहीं कर रहा, तो इस वजह से यहाँ पर क्या हुआ, इन्वर्स।
इफ द बॉइलिंग पॉइंट इज लो, अगर बॉइलिंग पॉइंट लो होगा तो इवेपोरेशन इज हाई। अगर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो उसका मतलब है कि आपका वो लिक्विड जल्दी जल्दी इवेपोरेट करेगा। अब इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट जब लो होता है तो इवेपोरेशन हाई होती है, और जब आपका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है तो इवेपोरेशन क्या होती है, लो होती है। तो डेट इज दे हैव इनवर्स रिलेशन, कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ क्या आ रही है, कम हो रही है। तो इस वजह से इनके दरमियान कौन सा रिलेशन है, इनवर्स द इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ तक क्लियर। अगर आपको यहाँ तक कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप पूछ लें। आप एक्सरसाइज के 4 नाम भी देख सकते हैं, कौन कौन से हैं। पहले 4 1 2 3 और 4, पहले 4 जो है वो शामिल हैं, और 5वां और 6वां उसमें शामिल नहीं है। अगर किसी चीज़ की ना समझ आए तो पूछ लें।